लिए आज हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। कल हम लोग पढ़े थे हड़प नीति। आज अवध राज्य का विलय। हेडिंग बनाइए। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखो भैया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है ना? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसकी हिंदी है व्यपगत सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि जो आपको अधिकार दे सकता है वह आपसे अधिकार छीन भी सकता है, वापस भी ले सकता है। दरअसल अंग्रेजों ने भारत में कई रियासतों की विजय किया और विजय करने के पश्चात किसी भारतीय शासक को उस रियासत का शासक नियुक्त किया और उनके साथ यह एग्रीमेंट किया कि जब तक आप हमारे प्रति वफादार रहेंगे तब तक आप और आपके वंशज इस रियासत पर पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते रहेंगे। तो एग्रीमेंट क्या था? आप और आपके वंशज। लॉर्ड डलहौजी जब भारत आया, वो एक साम्राज्यवादी था। वो किसी न किसी बहाने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लेना चाहता था। हमने आपको बताया कि भारत में गोद प्रथा प्रचलित थी। अगर कोई दंपत्ति संतान विहीन है तो किसी बेबी को एडॉप्ट कर लेता था और गोद ली गई संतान वैध संतान मानी जाती थी, वैध उत्तराधिकारी मानी जाती थी। लॉर्ड डलहौजी ने इसी पॉइंट को उठाया और उसका कहना था कि ये गोद ली गई संतान आपका वंशज नहीं है, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। हम गोद प्रथा को स्वीकार नहीं करते। हम ये मानने को मजबूर हैं कि यह रियासत उत्तराधिकारी विहीन हो गई है। इन स्थितियों में इस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। यही है। क्लियर हुआ? अब उसके तहत ये रियासतों का हमने क्रम लिखवाया है। चलिए, अब आप लोग हेडिंग डाले हैं अवध राज्य का विलय। आप लोग पहले दिन आए हैं, दोनों लोग। चलिए, ये तीसरा टॉपिक मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ा रहा हूं। पहला टॉपिक हमने पढ़ाया यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। दूसरा टॉपिक पढ़ाया बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण। तीसरा टॉपिक की आज लास्ट हेडिंग है ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव। उसके तहत अवध राज्य का विलय। कोई बहुत अधिक नहीं, सिर्फ एक सप्ताह क्लास हुई है। छोटे छोटे टॉपिक हैं। अवध राज्य का विलय। तो देखो भैया, अवध राज्य अंग्रेजों के प्रति पूर्ण वफादार था। कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया। अंग्रेजों को जब भी जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हुई उन्हें सहयोग दिया। वहां उत्तराधिकारी भी मौजूद थे।
फिर भी लॉर्ड डलहौजी अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना चाहता था। उस समय अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट थे सर जेम्स आउटरम। क्या नाम था? सर जेम्स आउटरम। सर जेम्स आउटरम ने रिपोर्ट दिया। क्या रिपोर्ट दिया? कि अवध राज्य के भीतर अव्यवस्था तथा कुशासन व्याप्त है। अव्यवस्था तथा कुशासन व्याप्त है। अवध के नागरिकों का हित इसी में है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर ले, ताकि वहां सुव्यवस्था एवं सुशासन स्थापित हो सके। अवध के नवाब के हाथों में यहां सुव्यवस्था और सुशासन स्थापित हो ही नहीं सकता। इसी बिहार पर 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य का विलय कर लिया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। उन्हें पेंशन देकर कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया कि जाइए आप वहीं मजा करिए। तो 2-4 लाइन लिखना है, नोट करिए। बोले। अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट सर जेम्स आउटरम, सर जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर अव्यवस्था तथा कुशासन का आरोप लगाकर, अव्यवस्था तथा कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अठारह सौ छप्पन ईस्वी में अभी हमने 2 ही 3 लाइन लिखवाया है। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अगला फैक्ट, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अगला फैक्ट, अख्तर पिया कमा अख्तर पिया वाजिद अली शाह की उपाधि थी। वाजिद अली शाह की उपाधि थी।
ये टॉपिक समाप्त हो गया है। नया टॉपिक आप लोग हेडिंग बनाएं, जनजातीय आंदोलन। जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, सामान्यतः जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें जनजातीय आंदोलन से संबद्ध सामान्यतः एक प्रश्न अवश्य रहता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामान्यतः लोगों के प्रश्न इस टॉपिक से जो आते हैं वह गलत हो जाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को लोग सामान्यतः पढ़ते नहीं। यहां से जो प्रश्न आता है वह मात्र 4 प्रकार का प्रश्न बनता है। पेपर उठा के आप लोग देख सकते हैं। ऐसे कोई 4 विकल्प देगा और आपसे प्रश्न करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन सर्वप्रथम हुआ? कहने का सही ये है, यदि आपको यह बात पता हो कि कौन सा जनजातीय आंदोलन कब हुआ था, तो उस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, ऐसे ही 4 विकल्प होते हैं और पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन सबसे बाद में हुआ था? तो भी उसके समय से संबंधित ही प्रश्न है। तीसरा, कोई आंदोलन देता है और पूछता है कि यह कहां हुआ था, भारत के किस भू क्षेत्र में? और चौथा प्रश्न बनता है, कोई आंदोलन देगा और पूछेगा इसका नेता कौन था, नेतृत्व किसने किया था? और थोड़ा सा टफ करना चाहता है प्रश्न। सामान्यतः ऐसा यूपी कमीशन करता है कि ऐसे 3 या 4 जनजातीय आंदोलन देता है, कहता है इन्हें इनके कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कभी कभी 4 आंदोलन देता है, उसके 4 नेता देता है, कहता है इन्हें इनके साथ टैली करा दीजिए। कभी कभी एक तरफ 4 आंदोलन देगा, एक तरफ समय देगा, कहेगा इन्हें इनके साथ क्रम से व्यवस्थित करिए। कहने का आशय है, यदि आपको ये पता हो कि आंदोलन कब हुआ था, कहां हुआ था, उसका नेता कौन था, तो आपके प्रश्न सही हो जाते हैं। इससे अधिक आपको कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो भारत में संपूर्ण ब्रिटिश काल में हजारों जनजातीय आंदोलन हुए हैं, लेकिन लगभग 15-16 आंदोलन ऐसे हैं, यदि वो आपके समग्रता में तैयार हों तो आपके सारे प्रश्न सही हो सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यह जनजातीय आंदोलन भारत में इतने स्तर पर हजारों की संख्या में क्यों हुए? आप लोग जनजाति वर्ग से तो परिचित होंगे ही। जनजाति एक ऐसा वर्ग है जो सामान्यतः उस कालखंड में अपने कबीले तक ही सीमित रहता था। जनजातियां कबीलों में विभाजित हुआ करती थी और इनकी पूरी दुनिया इसी कबीले तक ही सीमित होती थी। ठीक है। इनकी पूरी व्यवस्था
चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो अथवा धार्मिक हो, यह बाहरी तत्वों के लिए पूर्णतः क्लोज्ड होती थी, बंद होती थी। सामाजिक मामले में, आर्थिक मामले में, राजनीतिक मामले में, धार्मिक मामले में यह जनजातीय वर्ग किसी बाहरी तत्व के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता था। इनके समाज का मतलब इनके कबीले में रहने वाले लोग, समस्त प्रकार की नातेदारी, रिश्तेदारी, खान पान, वैवाहिक संबंध सब उसी कबीले के भीतर ही होता था। किसी दूसरे कबीले से भी इनका किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक संबंध नहीं होता था। आर्थिक मामले, सामान्यतः यह जनजातीय समाज, जनजातीय वर्ग जंगलों में निवास करता था। प्रकृति में जो भी उत्पाद सुगमता से प्राप्त हो जाते थे, फल फूल, कंद मूल या अन्य वनोत्पाद, उसी को खाने के लिए कलेक्ट कर लेते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों का पालन करते थे, कभी कभी थोड़ा बहुत खेती का कार्य भी करते थे, कृषि कार्य करते थे। इनकी अपनी जो कृषि थी वह पूर्णतः स्थानांतरी कृषि थी, झूम खेती थी, यानी जंगलों को काटकर आग लगाकर साफ करते थे, खेत बनाते थे। 1, 2, 4 वर्ष तक वहां खेती करते थे। जब उसकी उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती थी तो उसे छोड़कर जंगल के किसी दूसरे भूभाग को काट के साफ करके खेती वहां करते थे। राजनीतिक मामले की बात करें तो कबीले का एक मुखिया होता था, उसी का आदेश, उसी का निर्देश कबीले के लोग मानते थे। धार्मिक मामले की बात करें तो प्रकृति के जिन जिन अवयवों से उनके आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, प्रत्येक अवयव में वह अपने एक देवता का निवास मानते थे। आम के पेड़ से यदि उन्हें मीठा फल प्राप्त होता था तो वो ये मानकर चलते थे कि इस पेड़ में फल का देवता निवास करता है, उसकी सुरक्षा, संरक्षा, देखभाल उनका धर्म होता था। अगर कोई व्यक्ति उस पेड़ को काट दे तो उन्हें लगता था कि हमारे देवता का सर धड़ से अलग हो गया। इतना उन पर इन बातों का प्रभाव होता था। हमारी परंपरागत जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी वह जनजातियों के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। हमारे राजाओं महाराजाओं द्वारा इन जनजातियों से कभी भी किसी भी प्रकार का टैक्स वसूल नहीं किया गया। कबीले का मुखिया समय समय पर राज दरबार में उपस्थित होता था, लेकिन उसे किसी प्रकार के टैक्स की डिमांड नहीं की जाती थी। जंगलों में जो भी उत्पाद, जड़ी बूटियां, शहद आदि मिलती थी वह उपहार स्वरूप अपने राजा को ले आकर देता था, लेकिन राजा उसके बदले उसका कई गुना उपहार उसे देकर विदा करता था। हाँ, जनजातियां अपने राज्य के प्रति, अपने राजा के प्रति पूर्ण वफादार होती थी। ये जिन भू क्षेत्रों में, जिन जंगलों में निवास करते थे, किसी बाहरी तत्व की इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उस क्षेत्र को लांघकर राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाए।
परंपरागत यह राज्य के सुरक्षा या प्रहरी आप इन्हें कह सकते हैं, सुरक्षा गार्ड्स थे, सैनिक की भांति भी कार्य करते थे, लेकिन अपनी सीमा के भीतर ही, उस सीमा से बाहर जाकर किसी दूसरे भू क्षेत्र में यह किसी से नहीं लड़ते थे। इनके आंतरिक मामलों में यदि कभी भी किसी दूसरे कबीले ने या किसी गैर जनजाति ने जब जब हस्तक्षेप किया तो जनजातियों ने उस हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह किया। इन्हें अपने आंतरिक मामले में किसी भी बाहरी तत्व का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होता था। ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना शासन स्थापित किया, अब वहीं से जनजातियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की शुरुआत हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन दो उद्देश्यों से स्थापित किया था। पहला, भारत से कच्चा माल एकत्र करके इंग्लैंड को भेजना। दूसरा, ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित सामान भारत ले आकर बेचना। आपको पता होना चाहिए, कच्चा माल दैट मीन्स प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन कहाँ पाए जाते हैं? इलाहाबाद में थोड़ो ना मिलेंगे, मेरठ में थोड़ो ना मिलेगा। इसके लिए तो जंगलों में, पहाड़ों में, कुछ ऐसे ही क्षेत्रों में आपको जाना होगा। और वही जनजातियों का परंपरागत निवास स्थान उनकी आजीविका का स्रोत हुआ करता था। अब अंग्रेजों ने भारत की प्राकृतिक संपदा को लूटने के लिए सड़क का निर्माण करवाना शुरू किया, रेल लाइन बिछवाना शुरू किया, बड़े बड़े पूंजीपतियों, व्यापारियों को माइंस यानी खान वगैरह डेवलप करने के लिए अलॉट किया जाने लगा। अब बाहरी तत्वों का जनजातियों की तरफ प्रवाह, हस्तक्षेप आरंभ हो गया। और उससे भी पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हमने आप लोगों को कल परसों की क्लास में समझाया, लिखाया, 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली संपूर्ण भारत में लागू किया। कहीं जमींदारी प्रथा, कहीं रैयतवाड़ी प्रथा, तो कहीं महालवाड़ी व्यवस्था। अब जमींदारी जिस जमींदार के हिस्से में आएगी, जो जमींदार जमींदारी प्राप्त करेगा, पता चले किसी जमींदार ने पूरे जंगल को जमींदारी के रूप में परचेज किया है। अब जमींदार तो जनजातियों से संपर्क करेगा और उनसे कहेगा कि देखो भैया, इसे हमने परचेज किया है, ये मेरा है, और यहां जो भी उत्पाद होता है, चाहे शहद हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, और चाहे यहां जो भी मिनरल्स हो, है ना, उन सब पर मेरा अधिकार है। चाहे यहां कृषि योग्य जमीन ही कुछ न हो, चाहे जितनी जमीन हो, यदि आप उस पर खेती करना चाहते हो तो आपको मुझे लगान अदा करना होगा। यदि इन उत्पादों का प्रयोग करना चाहते हो तो उस पर मैं आपसे टैक्स लूंगा। अब यहीं से जनजातियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आरंभ हो। जहां रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया, अंग्रेजों ने डायरेक्ट जंगलों में, जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किया और जनजातियों के साथ सीधे एग्रीमेंट किया। अब जनजातियों की खेती करने का तरीका क्या है? वो तो स्थानांतरित कृषि करता है, झूम कृषि करता है। जब अंग्रेज उससे पूछेंगे कि आप किस भू क्षेत्र पर खेती करते हो, बताओ, उसी के सापेक्ष आपको प्रतिवर्ष लगान अदा करना है।
तो कौन सा खेत बता दे कि हम इस पर खेती करते, उसका तो खेत फिक्स है ही नहीं है। उसका जब दिल करता है जिस जंगल को उसे साफ करके वहां खेती करता है। अब अंग्रेज इसकी छूट तो देने वाले थे नहीं, और आपको पता है कि जहां जहां अब ऐसे महालवाड़ी बंदोबस्त, अंग्रेजों ने उस जनजातीय कबीले के मुखिया को इस बात के लिए दबाव डाला कि अपने कबीले के लोगों से टैक्स कलेक्ट करके मेरे पास जमा करो। और जहां जहां अंग्रेजों ने भू राजस्व प्रणाली लागू किया, भू राजस्व की दर बड़ी ऊंची हुआ करती थी। साहूकार महाजन जैसे लोग प्राइवेट कर्ज देने वाले उस भू क्षेत्र में एक्टिव हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि खेती के दम पर तो लगान की अदायगी नहीं की जा सकती। और साहूकार महाजन कितने बड़े शोषणकारी होते हैं इसे तो बताने की आवश्यकता है नहीं। तो जब जब इनके आंतरिक मामलों में बाहरी तत्वों ने, दैट मीन्स जमींदारों ने, पूंजीपतियों ने, व्यापारियों ने, साहूकारों ने, महाजनों ने, अंग्रेजों ने, पुलिस बल ने, सेना ने जब भी इनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया, तो उस हस्तक्षेप के खिलाफ जनजातियों ने समय समय पर आंदोलन किया। इनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता था कि हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करें। बातें समझ में आई? तो हम आपको जो महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन हैं उन्हें एक टेबल के माध्यम से करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक फैक्ट लिखें, उसके बाद। ये टॉपिक बहुत छोटा है, अभी ये पूरा हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, जितना हम आपको लिखवा देंगे उतना यदि आप समग्रता में तैयार कर लेते हैं तो कभी भी किसी भी परीक्षा में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए। जनजातियों के आंतरिक मामलों में बाहरी तत्वों द्वारा अब ब्रैकेट में आप बाहरी तत्व लिखिए ताकि क्लियर रहे। जमींदार, साहूकार, महाजन, पूंजीपति, व्यापारी, अंग्रेज, पुलिस बल, सेना के जवान। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब मैं सेंटेंस फिर से बोल रहा हूं, ब्रैकेट वाला नहीं बोलूंगा। जनजातियों के आंतरिक मामलों में बाहरी तत्वों द्वारा किया गया हस्तक्षेप, आगे लिखिए, किया गया हस्तक्षेप, किया गया हस्तक्षेप जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण था। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण था। अगला फैक्ट, कुछ प्रमुख
जनजातीय आंदोलन निम्नलिखित हैं। सबसे सही तरीका है, एक आप टेबल बनाएं, सबसे पहले क्रम संख्या 1 2 3 4 जो आप लिखते हैं, सबसे छोटा कॉलम उसी को बनाइए। फिर आंदोलन का नाम, फिर समय, फिर स्थान, लास्ट में नेतृत्वकर्ता। यानी किसने नेतृत्व किया। हो गई भैया टेबल। देखिए, आप लोग जो भी किताब पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन से संबंधित, आपको अलग अलग समय, अलग अलग डेट मिलेगा। इसमें जितने जनजातीय आंदोलन हुए हैं वह कई बार हुए हैं। सरकार एक बार उनका दमन करती थी तो 10-5 वर्ष पश्चात वह आंदोलन फिर से खड़ा हो जाता था। कुछ आंदोलन तो 20 बार हुए। ठीक है, हम आपको उस आंदोलन के आरंभ का, जब पहली बार वो आंदोलन कब हुआ, उसी को लिखवाएंगे, है ना। दूसरी बात, अगर 20 बार कोई आंदोलन हुआ तो 20 बार उसका नेतृत्वकर्ता हो सकता है। सबसे पहले किसने उसका नेतृत्व किया, हम उसको लिखवाएंगे। और टाइम जो हम आप लिखवाएंगे, एक पुस्तक है, आप लोग अगर भारत का मुक्ति संग्राम, अयोध्या सिंह की किताब है, उसी को मैं ऑथेंटिक बुक मानता हूं। मैं इन द सेंस की प्रोफेसर्स द्वारा वो स्थापित पुस्तक मानी जाती है, तो सारा रेफरेंस वहीं का होगा, तो भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मानकर चलिएगा कि मैं जो आपको लिखवा रहा हूं वह 100% सही है। किसी अन्य स्रोत में कुछ अन्य बात लिखी गई हो, उसे आप बिल्कुल सही मत मानिएगा। यदि आपको चेक करना होगा तो अयोध्या सिंह की किताब से चेक कर लीजिएगा, वो उसी लिए किताबें है, उसमें सिर्फ यही आंदोलन लिखे है, कम से कम 700-800। हाँ, तो नंबर 1, कभी कभी क्या होता है, क्लसवा के बदिया जो किताबिया आप सब पढ़ते हैं, लगता है कि इसे ब्रह्मा ने लिखा है। जैसे लूसेंट वगैरह का तमाम बच्चे रेफरेंस देते हैं, लूसेंट में लिखा है। अरे भैया, हम लूसेंट थोड़ो पढ़ के आपको पढ़ाते हैं, हमने तो उसकी जो मानक किताब है उसको पढ़ा है भाई, तब हम आपको कोई बात बताते हैं। लूसेंट पढ़ के पढ़ाना हो तो पढ़ाने की क्या जरूरत है। हाँ, तो उस पे यकीन मत करिएगा, जो मैं लिखवा रहा हूं इसी पे यकीन करिएगा। नंबर 1, सन्यासी विद्रोह। देखिए, ये सब आंदोलन है, लेकिन साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने सबको विद्रोह का नाम दिया था। परीक्षा में भी आज तक वही टर्मोलॉजी यूज हो रही, इसलिए हम आपको वही लिखवाते हैं। सन्यासी विद्रोह,
1763 से 1800, स्थान बंगाल, नेतृत्व करता जब मैं बोलूंगा तब वो पूरा वाक्य पूरा होगा, उसमें थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा। ऐसे ऊपर नीचे लिखते जाइएगा जब तक मेरी बात पूरी ना हो। बोले नेतृत्वकर्ता वाले में, शंकराचार्य के अनुयायी, शंकराचार्य के अनुयायी सन्यासियों के नेतृत्व में, सन्यासियों के नेतृत्व में, पूर्ण विराम। उसी में एक फैक्ट और, नेतृत्वकर्ता वाले ही कलम में बंकिम चंद्र चटर्जी, नाम सुने हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में, आनंद मठ आप लोग नाम सुने होंगे, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। प्रश्न पूछा जाता है। नंबर 2, फकीर विद्रोह, सत्रह सौ 76-77 में बंगाल में मजनू शाह के नेतृत्व में। दिख रहा है? फकीर विद्रोह। ठीक है, देखो भैया, हिंदुओं में जिन्हें आप सन्यासी कहते हैं, इस्लाम में उन्हीं को फकीर कहते हैं। ठीक है, जैसे जनजातियां हिंदू धर्म को स्वीकार करती हैं, वैसे ही कुछ जनजातियां इस्लाम धर्म को भी स्वीकार करती। ठीक। नंबर 3, चुआर विद्रोह, चुआर भी जनजाति है, 1798-99 बंगाल, जगन्नाथ के नेतृत्व में, जगन्नाथ के नेतृत्व में। मैं इसलिए इतना किनारे आ जाता हूं कि ऑनलाइन वालों को समस्या न हो देखने में। नोट कर लिए आप लोग? नंबर 4, फराजी विद्रोह, फराजी विद्रोह 1838 से 47 बंगाल में, दादू मियां के नेतृत्व में, दादू मियां
एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। फराजी विद्रोह 1838 से 47 बंगाल में दादू मियां के नेतृत्व में हुआ था। उसी दादू मियां के नीचे एक फैक्ट लिखिए। आंदोलनकारियों ने नारा दिया, आंदोलनकारियों ने नारा दिया, समस्त भूमि का मालिक, समस्त भूमि का मालिक खुदा है। खुदा मीन्स ईश्वर। समस्त भूमि का मालिक खुदा है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है, कोई जमींदार नहीं। हाँ, नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण है। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन, ये आंदोलन 1869 से 85 तक चला था पंजाब में। इस प्रश्न में सबसे अधिक यही पूछा जाता है, कूका आंदोलन कहां हुआ था? पंजाब में। इसके दो नेता थे, भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल तथा राम सिंह कूका। भगत जवाहर मल तथा राम सिंह कूका। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं ताकि किसी का गड़बड़ ना हो। कूका आंदोलन 1869 से 85 कहां हुआ? पंजाब में। इसके दो नेता हुए, भगत जवाहर मल तथा राम सिंह कूका। फूफा नहीं, नहीं तो आपको आपके फूफा याद आ रहे हो। हाँ, अच्छा, फूफा से आपका तैयार होगा फूफा आंदोलन। फूफा जी पंजाब में रहते हैं का? अच्छा चलो, इसी में उसके नीचे एक लाइन लिखो, राम सिंह कूका के नीचे सरकार ने राम सिंह कूका को, राम सिंह कूका को रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून निर्वासित कर दिया। निर्वासित का मतलब एक प्रकार से सजा है, काला पानी है कि अब आप भारत में नहीं, रंगून में अपना जीवन व्यतीत करिए, वहीं मर जाइएगा, हिंदुस्तान दोबारा मत आइएगा। यदि आए तो गोली मार दी जाएगी, है ना? नंबर 6, रामोसी विद्रोह 1824 से 26 सतारा में। इसके नेता थे चित्तर सिंह। रामोसी भी एक जनजाति थी, देख लीजिए। रामोसी विद्रोह 1824 से 26 कहां? सतारा। सतारा महाराष्ट्र में है। किसके नेतृत्व में?
बख्तर सिंह के नेतृत्व में। क्लियर? अब इसे पहले इरेज करें। जो लोग ऑनलाइन हो थोड़ा भैया अपना क्लियर कर लें। हाँ, नंबर 7, भील विद्रोह। भील नाम आप लोगों ने सुना होगा। 1818 से 31 तक महाराष्ट्र तथा राजस्थान में दशरथ के नेतृत्व में, दशरथ, नोट कर लिए। नंबर 8, कोल विद्रोह। कोल जनजाति आप लोगों ने सुना होगा। 1831 से 33 तक छोटा नागपुर में इसके दो नेता हुए, बुद्धो भगत तथा गंगा नारायण। कोल विद्रोह। नंबर 9, अहोम विद्रोह। अहोम जनजाति असम में रहती है। 1828 से 33 असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। देख लीजिए, अहोम विद्रोह 1828 से 33 असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। ठीक है। नंबर 10, खासी विद्रोह। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां सुना है मेघालय की?
उन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को भी उसी नाम से जाना जाता है। गारो जनजाति, खासी जनजाति, जयंतिया जनजाति। तो खासी विद्रोह 1829 से 33 मेघालय में तीरथ सिंह के नेतृत्व में, तीरथ सिंह लिख लिए। नंबर 11 संथाल विद्रोह। आप लोग इसका नाम सुने होंगे। 1855-56 बिहार में हुआ था। इसके दो नेता थे, सिद्धू तथा कान्हू। सिद्धू तथा कान्हू। संथाल विद्रोह 1855-56 बिहार, सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में। नंबर 12 मुंडा विद्रोह। अर्जुन मुंडा का नाम सुने हैं? मुंडा जनजाति है झारखंड की। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 झारखंड में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। एक बार आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लें, क्योंकि अब इरेज करने का समय है। नोट कर लिए? किसी का छूटा तो नहीं है? नंबर 13 ऊपर से देखिए, अगर किसी का छूटा हो तो भैया अपना कॉपी कर लेगा। नंबर 13 नागा आंदोलन। नागा बाबा सुने हैं? नागा आंदोलन 1849 से आज तक, डाट डाट ऐसे मार दीजिए, क्योंकि ये अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। नागालैंड में इसके दो नेता प्रमुख हुए। पहला नाम है रोंगमेई जदोनांग। रोंगमेई जदोनांग। और दूसरी एक महिला है रानी गाइडिनलिउ। रानी गाइडिनलिउ। रोंगमेई जदोनांग,
रानी गैडिनल्यो। नंबर 14 रंपा विद्रोह। रंपा, रंपा भी जनजाति है। 1879-80 ईस्वी आंध्र प्रदेश की यह जनजाति है और इसके नेता थे राजू रंपा। नंबर 15 मोपला विद्रोह। उन्नीस सौ 21 ईस्वी केरल में। नोट करिए तो पूरा वाक्य करवाऊं। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी केरल, और नेतृत्व करता, जब आप रेडी हो तब मैं लिखवाऊं। बोलें। मोपला मुस्लिम किसानों ने हिंदू जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया। दरअसल क्या था ना, केरल का जो मालाबार तट है वहां मोपला जनजाति निवास करती थी। जब भारत का इस्लामीकरण हुआ तो मोपलाओं को भी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो मुस्लिम हो गए, है ना। वहां के अधिकांश किसान मोपला यानी मुस्लिम थे और लगभग सभी जमींदार हिंदू थे। तो जमींदारों के शोषण के खिलाफ मोपलाओं ने विद्रोह किया, लेकिन कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम दंगे का स्वरूप प्रदान कर दिया। तो मोपला मुस्लिम किसानों ने जमींदारों के साथ साथ उस क्षेत्र के जो हिंदू किसान थे उनके भी ऊपर हमला किया। कई हजार हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया, उनके घरों को लूट लिया, आग के हवाले कर दिया। तो सरकार भी थोड़ा सा एक्टिव हुई और मोपलाओं को भी बेरहमी से काटा गया, है ना। अब देखिए, जब तक मोपलाओं ने हिंदुओं का नरसंहार किया, महात्मा गांधी तमाशा देख रहे थे, और जब सरकार ने सेना के माध्यम से मोपलाओं का दमन शुरू किया तो वहां पहुंच गए जोरी झंडी लेके। अरे पहुंचना था तो पहले काहे नहीं गए। फिलहाल तब जाके अंततः कंट्रोल में आया। ये टॉपिक छोटा था, ये 15 आंदोलन यदि आप अतिश तैयार कर लेंगे तो आपको कभी किसी परीक्षा में कोई समस्या नहीं आएगी, आपके सारे प्रश्न सही होते रहेंगे। कल का टॉपिक हमारा रहेगा 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन। आप लोग थोड़ा सा दाएं बाएं पढ़ के आइएगा, बाकी तो हम आपका इतना मैटर करवा ही देंगे कि आपकी परीक्षाओं में सारे प्रश्न सही होते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।